1000 साल से भी ज्यादा का वक्त। और इस दौरान प्राचीन भारत का इतिहास लगातार बाहरी समूहों के आने से बनता और बदलता रहा। लेकिन ये सिर्फ जीत और हार की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये कहानियां हैं बदलाव की, एक ऐसे रूपांतरण की जिसने भारत की बुनियाद को ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, अगर हम इन आक्रमणों को सिर्फ लड़ाई झगड़े या लूटपाट के तौर पर देखें तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। हकीकत में इन घटनाओं की कई परतें थीं। इनका असर मिलिट्री लेवल पर भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी, और हाँ, कल्चरल लेवल पर तो था ही। हर आने वाले समूह ने भारत पर अपनी एक खास छाप छोड़ी। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम भारत के उन सीमाओं को देखेंगे जो हमेशा खुली रहीं। फिर आर्यों के आने से जो सांस्कृतिक लहर उठी उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम ईरानियों के दिए हुए इंपीरियल ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर जाहिर है हम अलग अलग आक्रमणों की तुलना करेंगे और आखिर में भारतीय सभ्यता की जबरदस्त सहनशीलता पर बात खत्म करेंगे। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये हमले बार बार हुए ही क्यों? इसका जवाब हमें भारत के भूगोल और उस दौर की राजनीति में मिलता है। भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी ना, वो एक तरह से एक खुले दरवाजे जैसी थी। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि मसला सिर्फ खैबर, बोलन और गोमल जैसे पहाड़ी दर्रों का नहीं था। नहीं, असली कमजोरी तो सिस्टम में थी। इन रास्तों पर कोई परमानेंट मिलिट्री चेकपोस्ट नहीं थी। पूरे इलाके के लिए कोई एक मजबूत रक्षा नीति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय राजा महाराजा थे वो आपस में ही लड़ने भिड़ने में लगे हुए थे। तो जाहिर है बाहरी ताकतों के लिए भारत में आना कितना आसान हो गया था। चलिए अब बात करते हैं पहले बड़े समूह की, आर्यों की। उनके आने से हमें यह समझना शुरू होता है कि बाहरी समूहों का असर हमेशा राजनीतिक या फौजी ही नहीं होता। कभी-कभी ये बहुत गहरा और सांस्कृतिक होता है। आर्य कोई बड़ी सी सेना लेकर एक साम्राज्य बनाने के इरादे से नहीं आए थे। उनका असर बहुत गहरा और स्थायी था, लेकिन कल्चरल लेवल पर। उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म और समाज के ढांचे पर असर डाला, जिससे वैदिक संस्कृति, यज्ञ की परंपरा और शुरुआती वर्ण व्यवस्था बनी। मतलब ये एक सामाजिक बदलाव था, कोई राजनीतिक कब्जा नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ आर्य थे जिनका असर सांस्कृतिक और सामाजिक था, तो दूसरी तरफ ईरानी आए जिनका असर बिल्कुल अलग था, प्रशासनिक, राजनीतिक और पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड। तो चलिए अब इस ईरानी मॉडल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे साबित हुआ। भारत के इतिहास में ईरानी आक्रमण एक मील का पत्थर है, खासकर जब बात प्रशासन की आती है। ये शायद पहली बार था जब भारत ने एक संगठित और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अनुभव किया, और इसने भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ईरानियों ने एक बिल्कुल नई व्यवस्था लागू की जिसे कहते हैं सैट्रपी सिस्टम। अब ये क्या था? आसान भाषा में कहें तो ये अपने बहुत बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों यानी सैट्रपी में बांटकर उस पर शासन करने का एक तरीका था। हर प्रांत का एक गवर्नर होता था जो सीधे राजा को जवाब देता था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? पहला कदम, साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया। दूसरा, टैक्स वसूलने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज तरीका बनाया गया जो पहले यहाँ इस तरह से नहीं था। और तीसरा, शाही फरमानों और पत्थरों पर लिखे आदेशों के जरिए शासन चलाया जाता था। मतलब ये शासन चलाने का एक बिल्कुल नया और प्रोफेशनल तरीका था। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी असर क्या हुआ? ये कि इसका प्रभाव कुछ सालों या दशकों तक नहीं रहा। ये भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का सीधा सीधा एक खाका, एक ब्लूप्रिंट बन गया। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक मौर्यों ने जिस विशाल सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को चलाया, उसकी नींव इसी ईरानी मॉडल पर रखी गई थी। ईरानी मॉडल को समझने के बाद अब जरा दूसरे आक्रमणों पर भी नजर डालना जरूरी है। इससे ये एकदम साफ हो जाएगा कि हर आक्रमण का मकसद, उसका तरीका और उसका नतीजा कितना अलग अलग था। सिकंदर का आक्रमण देखिए। सैन्य तौर पर यह बहुत थोड़े समय के लिए था, लेकिन इसका वैचारिक असर बहुत ही गहरा था। भारत का सीधा संपर्क यूनानी दुनिया से हुआ, इतिहास लिखने के नए तरीके आए, सिक्कों से लेकर शहरों की प्लानिंग तक पर इसका असर दिखा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गांधार कला, जहां यूनानी यथार्थवाद और भारतीय आध्यात्मिकता का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। इसके बाद शक और कुषाण जैसे समूह आए, और इनकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये लोग आक्रमणकारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहीं की संस्कृति के संरक्षक, उसके पेट्रन बन गए।
इसके कुछ शानदार उदाहरण भी हैं। शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत के पहले लंबे शिलालेख को स्पॉन्सर किया। कुषाणों ने सिल्क रूट पर कब्जा करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना दिया। और सम्राट कनिष्क, उन्होंने तो बौद्ध धर्म को मध्य एशिया और चीन तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मतलब वो आए तो बाहर से थे, लेकिन उनकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय हो चुकी थी। तो अब तक हमने सांस्कृतिक विलय और प्रशासनिक सुधार की बात की, लेकिन हर आक्रमण ऐसा नहीं था। चलिए अब एक ऐसे आक्रमण की बात करते हैं जो पूरी तरह से विनाशकारी था। हूणों का आक्रमण पहले के सभी आक्रमणों से बिल्कुल अलग था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विनाश और लूटपाट था। वो बहुत ज्यादा हिंसक थे और उन्होंने गुप्त साम्राज्य को गिराने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक बिखराव आ गया। और ये सब कुछ हमें इतिहास के एक बहुत बड़े विरोधाभास पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ राजनीतिक नाकामी साफ दिखती है, बार बार हमलों के बावजूद भारतीय शासकों ने कभी कोई स्थायी सैन्य गठबंधन या एक सामूहिक रक्षा नीति नहीं बनाई। लेकिन दूसरी तरफ एक जबरदस्त सांस्कृतिक कामयाबी है। भाषा, धर्म और परंपराएं वो कभी नहीं टूटी। सभ्यता का जो मूल ताना बाना था वो बना रहा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या प्राचीन भारत राजनीतिक रूप से कमजोर लेकिन सांस्कृतिक रूप से इतना ज्यादा परिपक्व था कि वो हर बाहरी असर को अपने अंदर समाकर अपनी मूल पहचान को बनाए रख सका? ये एक ऐसा सवाल है जो इन आक्रमणों की जटिल विरासत को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।